गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, एक बार आप लोग फटाफट जो अपन ने पढ़ा, डीटी में बच्चों कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। पहला पार्ट आप मेरे साथ बोलेंगे, 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर और 4 क्या? चार्जिंग सेक्शन। 5 स्कोप, 6 हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, 7 रिसीव, 8 डिविडेंड का होता है, 9 क्या हो गया? अक्रूड। 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, 10(2) से लेके 10(48) अदर एग्जेम्पशन होती है बच्चों, 10AA सेज की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, 11 से 13 ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, 13A पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है और इलेक्टोरल ट्रस्ट की एग्जेम्प्ट होती है। बच्चों ये तीनों चैप्टर मेरे असेसमेंट में भी आ जाते हैं, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और असेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। ओके, पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है और वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। 4 कंडीशन क्या हो गई? पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, वो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए और एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अगर चारों कंडीशन पूरी हो जाए तो इनकम को कहाँ लेके जाओ? हेड्स में। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउड नहीं होते। ऐसा होने के बाद फिर अपन को निकालनी होती है क्या? एवरी पर्सन की टोटल इनकम, एवरी पर्सन की। और एवरी पर्सन की टोटल इनकम निकालने का फॉर्मेट सबको पूरी क्लास को पता है। बताओ 15 to 17 किसका है? सैलरी। 18, 19, 20, 21 है नहीं। 22 से 27 किसका है बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी। 28 से 44 किसका है? BNP। 45 से 55 ए किसका है बच्चों? कैपिटल गेन। 56 से 59 क्या है? अदर सोर्स। पांचों हेड की इनकम निकाल लो और उसका टोटल लगा लो। 60 to 65 क्या होता है बच्चों? क्लबिंग, वो जोड़ लो। 68 से 69 क्या जोड़ लो? अनडिस्क्लोज इनकम, डीम्ड इनकम जिसको बोलते हैं, इनका टोटल लगा लीजिए। 70 से 80 क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ, वो माइनस कर लीजिए। बताओ तुम्हारी क्या जाती है? GTI। और GTI में से क्या बच्चों? सेक्शन 80C से लेके क्या 80U के आपको क्या मिलते हैं? डिडक्शन। और वो तुम्हारी क्या जाती है बच्चों? टोटल इनकम। क्या जाती है बच्चों? टोटल इनकम। और फिर टोटल इनकम पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? टैक्स। टैक्स लगाते हैं और इसमें से हमको सेक्शन 86, 87A की तो रिबेट मिलती है और 89(1) की क्या मिलती है बच्चों? रिलीफ मिलती है। ऐसी बातें आपको बताई गई थी। आई होप यहां तक की बातें सबको क्लियर होगी बच्चों, है ना? ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स थे। उसके बाद हमको पार्ट 2 में हम आए और पार्ट 2 में हमको क्या करना होता है बच्चों? जितने भी पर्सन्स होते हैं उनका क्या करना होता है? असेसमेंट। अगर मैं टोटल इनकम पे टैक्स लगा दूं, इस घटना को लोग में बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? असेसमेंट। असेसमेंट किस किस के होते हैं? असेसमेंट ऑफ क्या? एक तो इंडिविजुअल का होता है, एक किसका होता है? HUF का होता है, एक क्या फर्म, और किसका होता है? LLP का, एक किसका होता है? AOP और BOI का, और एक क्या होता है? कंपनी का। किसका होता है बच्चों? कंपनी के असेसमेंट को लॉ में मैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट। ठीक है। और किसका होता है? AMT। और एक किसका होता है बच्चों? NRI। NRI का असेसमेंट। ठीक है। कंपनी पे तो क्या लगता है? मैट। और बाकियों पे क्या लगता है? AMT। बच्चों इनको पढ़ने के लिए इन चैप्टर्स की नॉलेज होना क्या है? जरूरी है। और पर्टिकुलर BNP डिडक्शन, क्या बोला मैंने? BNP डिडक्शन, है ना? और बेसिक और हेडिंग सी के डिडक्शन, मतलब ये चैप्टर 6 से डिडक्शन। इसके अलावा तो 1 असेसमेंट, 2 असेसमेंट, 3, 4, 5, 7 असेसमेंट में तो BNP की नॉलेज होती है। फिर आता है तुम्हारा ट्रस्ट का असेसमेंट। किसका बच्चों? ट्रस्ट। वो 11 to 13 यहाँ पे भी आता है और यहाँ भी आता है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पढ़ाते हैं, समझ गए? एक आता है पॉलिटिकल पार्टी का असेसमेंट, वो यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है। एक आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट का असेसमेंट, जो यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है। एक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का असेसमेंट, जो 80C में भी आता है और यहाँ भी आता है। एक आता है म्यूचुअल एसोसिएशन का असेसमेंट। किसका बच्चों? म्यूचुअल एसोसिएशन। तो 7 और 5 12, ऐसे 12 असेसमेंट होते हैं जो हम कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट 2। एक बार वैसे मैंने पार्ट 4 बोला है, लेकिन एक बार पार्ट 2 भी हो सकता है इसको। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों? तो अपन ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। और अगर मेरे से आप पूछो कि फाइनल में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है,
एक तो बेसिक अच्छा होना चाहिए, इसमें पर्टिकुलर सेक्शन 9 अच्छा होना चाहिए, और 5 कौन सा बोलो, 9 और 5। एक तुम्हारा सेज में अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, कमांड। ये 3 चैप्टर मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा, कहाँ, पार्ट 2 में, और एग्रीकल्चर इनकम के बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में 8-9 केस लो होते हैं, वहाँ कमांड होनी चाहिए। B&B तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स में आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, वर्किंग नॉलेज। इन चैप्टर में आपकी वर्किंग नॉलेज होने की जरूरत है, वर्किंग नॉलेज, मतलब आपको डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 2-3 सेक्शन आएंगे जो फाइनल से संबंधित है, अदरवाइज वर्किंग नॉलेज। और जो हमारे ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 1, 2, 3, इनमें केस लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और असेसमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फॉर्म LLP, AOP BY, मैट, AMT, NRI, और एक कौन सा, ट्रस्ट का असेसमेंट। कौन सा बच्चों, ट्रस्ट। अब तुम्हारे CMA मॉड्यूल के अंदर ये भी दे रखा है, म्यूचुअल एसोसिएशन के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो एक तरीके से ये भी क्या हो गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये मैंने आपको पार्ट 2 बताया। उसके बाद बच्चों मेरे 90 तक सेक्शन यहाँ खत्म हो जाते हैं। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 90 और कौन सा 91 बताया था, याद है, DTAA। इसमें मैंने बताया था कि अगर सेम इनकम पे 2 कंट्री में टैक्स लग रहा होता है, सेम इनकम में 2 कंट्री में टैक्स लग रहा होता है, तो क्या होता है बच्चों कि हमारा उस कंट्री के साथ अगर क्या हो रखा है, DTAA एग्रीमेंट हो रखा है, उस कंट्री के साथ क्या हो रखा है, DTAA, तो हमको एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन के 2 मेथड होते हैं, एक तो एग्जेम्पशन मेथड और एक टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में फिर हम इनकम दिखाते ही नहीं है, और टैक्स क्रेडिट मेथड में हम क्या दिखाते हैं, पहले इनकम दिखाते हैं, फिर टैक्स निकालते हैं, उस टैक्स में से जितना टैक्स हमने बाहर पे किया था उसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। एक बच्चों आपका आता है कौन सा, 91। 90 तो होता है कि आपका एग्रीमेंट हो रखा है, और 91 होता है जहां आपका एग्रीमेंट नहीं रोका। अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो वैसे आपको कोई एग्जेम्पशन नाम की कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन एक सिचुएशन आती है जहां टैक्स क्रेडिट मेथड के हिसाब से क्या मिलती है, एग्जेम्पशन। कौन से मेथड के हिसाब से, टैक्स क्रेडिट मेथड। DTAA इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। उसके बाद अगला आता है क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग। बच्चों ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर ने क्या बताया था आपको, कि जैसे आप अपनी ग्रुप कंपनी को इंडिया के बाहर कोई माल बेचते हो, अंडर प्राइसिंग, क्या बेचते हो बच्चों, तो देयर मस्ट बी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। ग्रुप कंपनी को लॉ में एसोसिएट एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है, वो मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्केट वैल्यू, जिसको आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है, ये बात ये बोलता है। तो अगर आपने अंडर प्राइसिंग की है एक्सपोर्ट पे तो चैप्टर अप्लाई होता है, या मान लो आपने कोई परचेज की है ओवर प्राइसिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, सेल तो कम दिखाई या परचेज महंगी दिखाई, या कोई भी खर्चा महंगा दिखाया, किससे, एसोसिएट से, तो बताइए वो मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, ये बात यहां पे ये बोलता है। कौन सा, 92 से लेके कौन सा, 92 है बच्चों। 2 आएंगे सेक्शन, एक 94 आएगा, एक 94A आएगा, और एक 94B आएगा। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, इसी से रिलेटेड है, तो आप इसी के पार्ट मान लो इसको। किसको, ट्रांसफर प्राइसिंग का, ठीक है। अच्छा, एक का नाम है NJA। अगर आप नोटिफाइड एरिया में देखो बच्चों, ये तो बोलता है कि अगर आपने एसोसिएट के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, क्या बोला मैंने, तभी ये चैप्टर अप्लाई होता है। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ अंडर वैल्यूड करते तो चैप्टर अप्लाई नहीं होता। प्रॉब्लम सरकार को थर्ड पार्टी के साथ व्यापार करने में, एसोसिएट के साथ, एसोसिएट। लेकिन बच्चों कुछ नोटिफाइड एरिया में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे एसोसिएट या नॉन एसोसिएट, क्या बोला मैंने, चाहे एसोसिएट या क्या नॉन एसोसिएट, दोनों ही केस में ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर्स क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। तो वैसे तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कब अप्लाई होता है, जब आपने ग्रुप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया। किसके साथ किया है, ग्रुप कंपनी के साथ। लेकिन अगर आप नोटिफाइड एरिया कुछ बता रखें, अगर यहां पे आप किसी से भी क्या करते हो, काम करते हो, चाहे ग्रुप कंपनी या नॉन ग्रुप कंपनी, उस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर्स क्या होते हैं बच्चों, अप्लाई होते हैं। एक आता है लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है बच्चों, इन प्रोविजंस को डिफीट करने के लिए, क्या बोला मैंने, इन प्रोविजंस को डिफीट करने के लिए एक आदमी ने एक अलग तरीके की टैक्स प्लानिंग कर डाली, और उस प्लानिंग को रोकने के लिए एक चैप्टर का जन्म हुआ। उसका नाम क्या है, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। वो हम बाद में बात करेंगे, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समझ गए।
अच्छा, अब आता है बच्चों क्या, गार। कौन सा बच्चों, गार। देखो बच्चों क्या होता है, इधर देखो, है ना, जैसे मान लो मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, मेरे पास 10 लाख रुपीज की क्या है, एफडी है। उस एफडी पे मेरा 1 लाख रुपए क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। क्या बोला बच्चे मैंने, मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, बताओ 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, 10 लाख रुपए की मेरी क्या है, एफडी है, उस पे मेरा 1 लाख रुपए का क्या आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट आ रहा है। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 21 और 1 तो मेरे पे टैक्स कितने पे लगेगा, 21। टैक्स कितने पे लगेगा, 21। मेरे दिमाग में क्या प्लानिंग आती है, मेरी वाइफ मान लो कुछ भी नहीं करती, तो मैंने क्या किया, वो जो 1 लाख रुपए की इनकम थी मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दी। किसको ट्रांसफर कर दी, वाइफ को, है ना। तो बताओ अब, और एसेट ट्रांसफर नहीं की। अब मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं तो 20 लाख पे टैक्स दूंगा, और जो मेरी वाइफ है क्योंकि उसकी इनकम 2,50,000 से कम है तो वो टैक्स नहीं देगी। मैं ये सोच रहा था, ठीक है। तो बताओ लॉ में एक प्रोविजन आया, कौन सा, 60। अगर आप केवल इनकम का ट्रांसफर कर देते हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स तो क्लबिंग होती है, बोलो होता नहीं होती। तो बताइए इस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन थे या नहीं थे, बोलो। तो जब किसी प्लानिंग को रोकने के लिए लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन बने हैं उसको तो बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं, सार, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल, ठीक है। तो ऐसे इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए प्रोविजन ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को क्या देते हो, गिफ्ट देते हो, क्या देते हो बच्चों, गिफ्ट, कितना, 50,000 से ज्यादा, तो जिसको गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज्यादा वो क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है ना। ये प्रोविजन भी क्या है, गिफ्ट कोई इनकम थोड़ी होती है। लेकिन बताओ, मैंने जब आपको इंटर में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि गिफ्ट के माध्यम से लोग टैक्स की क्या करते हैं, चोरी करते हैं। उस प्रोविजन को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रोविजन बनाया, अगर नॉन रिलेटिव से 50,000 रुपए से ज्यादा का क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो वो आपकी इनकम मानी जाती है। तो बताओ ये भी क्या था, सार। क्या है बच्चों, सार। सार क्या होता है, स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल। बच्चों लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप कंपनी को 50 लाख की जो मार्केट वैल्यू होती है, इंडिया से बाहर माल बेच रहे हैं, 50 लाख की चीज कितने में बेच रहे हैं, 1 लाख। बोलो, मतलब 50 लाख की मार्केट वैल्यू चीज अपन ग्रुप कंपनी को कितने में बेच रहे हैं, कितने में ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 लाख, ताकि इंडिया में टैक्स क्या लगे, कम लगे। बताओ इसको रोकने के लिए क्या ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर नहीं बना हुआ। तो बताइए ऐसे प्रोविजंस, ऐसे अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए लॉ में ऑलरेडी क्या प्रोविजंस बने हुए हैं, उनको तो बोलते हैं सार। लेकिन जिनके लिए प्रोविजन अप्लाई बने हुए नहीं है और टैक्स अवॉइडेंस हो रहे हैं, उन पे अप्लाई होता है क्या, गार। उन पे अप्लाई होता है क्या, गार। क्या बोला बच्चों मैंने, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए लॉ में ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, प्रोविजन, लाइक क्लबिंग, गिफ्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, उनको तो बोलते हैं स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल। और अब एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया आज से 2-3 साल पहले, ऐसे प्रोविजन, ऐसे अवॉइडेंस जिनके लिए लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन नहीं बने हुए और आपके ट्रांजैक्शन एक वैल्यू से ज्यादा का किया, तो उन पर क्या अप्लाई होता है बच्चों, गार। ऑनलाइन समझ में आ गया क्या, सार और गार में क्या फर्क है, ऑनलाइन समझ में आ गया क्या, यस सर। ठीक है। तो बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आया है और इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 95 से लेके 102। तो मुझे आप फटाफट बताइए बच्चों कि ये तो आपके एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4, ये सारे चैप्टर्स हो गए। 12 क्या हो गए, असेसमेंट्स हो गए। असेसमेंट किसे कहते हैं, हर पर्सन की टोटल इनकम निकालना, उस पर क्या निकालना, टैक्स निकालना, उनको लॉ में क्या बोलते हैं, असेसमेंट। और अब बताओ तीसरे पार्ट में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, जल्दी से बताओ कौन से पढ़ोगे। एक तो क्या पढ़ोगे, DTAA सेक्शन बोलो, एक क्या पढ़ोगे, सेक्शन बोलो 92 से लेके 92F। एक क्या पढ़ोगे, NJA सेक्शन कौन सा, 94 है। एक क्या पढ़ोगे, लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या, इंटरेस्ट,
कौन सा पढ़ोगे? 94 क्या? बी। और एक क्या पढ़ोगे बच्चों? 95 से 102 कौन सा? दा। बच्चों वैसे तो सबके नाम क्या है? अलग अलग है। क्या बोला मैंने? सबके नाम क्या है? अलग अलग है। अगर इनको एक शब्द वन वर्ड में बोलूं तो बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये सारे ऐसे प्रोविजन है जो आपने इंडिया के बाहर किए, उन पर क्या होते हैं बच्चों? अप्लाई। और प्लस अगर मैं इसमें और क्या क्या जोड़ दूं, एक तो एनआरआई का असेसमेंट जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं बच्चों? एनआरआई की इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्स कैसे निकालते हैं। एक सेक्शन 5 से क्या जोड़ दूं? 9, जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। और क्या जोड़ दूं? सेक्शन 44 बी से लेके क्या 44 ट्रिपल बी प्रेजेंटिव इनकम जोड़ दूं। और प्लस एक चैप्टर और जोड़ दूं, कौन सा? एडवांस रूलिंग। छोटा सा चैप्टर है बच्चों। इन सब का वेटेज कितना होता है तुम्हारा? ये करीब 25 से 30 मार्क्स का तुम्हारा क्या होता है? वेटेज होता है। तो पार्ट 3 समझ में आ गया। तो पार्ट 3 में ये सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 2 में भी बता चुका था, ये मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में भी बता चुका था, ये मैं ऑलरेडी आपसे BNP में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नए चैप्टर्स निकल के आ गए। इनमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो कौन सा है? ट्रांसफर प्राइस। बाकी चैप्टर ठीक है, नाम से आ रहा है, कोई खास बात नहीं है। तो आई होप आपको तीनों पार्ट क्लियर होंगे। अब लिखो पार्ट 4। पार्ट 4 पार्ट 4 बताओ मैंने कौन कौन से पार्ट का ओवरव्यू दे दिया? पार्ट 1 में मैंने सेक्शन 1 से 89 का दे दिया। पार्ट 2 में कौन सा दे दिया? 92 109। याद हो गया क्या सेक्शन? बोलो 90 से, बोलो जल्दी से बताओ। 90 से 91 DTAA, 94 है एनजे, 94 भी लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, गार, और 103 से 109 है ही नहीं। 1 से 3 से 109 है ही नहीं। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? पार्ट 3। और एक क्या आता है? पार्ट 4। और मैं पार्ट 4 का भी आपको क्या दे चुका हूं? ओवरव्यू। और एक आता है क्या? पार्ट 5, जो सेक्शन 116 से लेके क्या आता है? 298। और ये बेसिकली क्या है? थ्योरी है। और इन चैप्टरों को कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, एक ही मोटिव निकल के आता है, क्या? टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना, उसमें सपोर्ट करना। उसमें क्या करना? सपोर्ट करना। अब आ रहा है बच्चों कौन सा? पार्ट 4। पार्ट 4 ठीक है बच्चों, पार्ट 4 के अंदर है ना, किस तरह से आपके पार्ट बने हुए हैं। एक सेक्शन आएगा 110, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A। कौन कौन सा बोला मैंने? सेक्शन 110, 111A, 112, 112A। ठीक है, फिर आएगा 115 कौन सा? A, A2, 115 क्या? AD आएगा। क्या आएगा बच्चों? 115 AD। नहीं, ये अलग बताऊंगा क्या है, ये क्या है ना। 115 से क्या? 115 AD। इसके अलावा आएगा बच्चों 115 डबल बी, 115 डबल बी सी, 115 डबल बी डी, 115 डबल बी ई, 115 डबल बी एफ, 115 डबल बी क्या? जी। ये सेक्शन है बच्चों। कौन सा? BBG, BBF, BBE, BBD, BBC, ट्रिपल बी। ठीक है, और 4 बच्चों ये आएंगे। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूं? ये तो जाने पहचाने जो इंटर में पढ़े थे आपने, है ना। यहां तक की बात सबको क्लियर है। उसके अलावा बच्चों आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, 115 BBA, 115 BBB, है ना, BAC, 115 BAA,
115 BAB, 115 BAC और 115 क्या BAD। न्यू टैक्स रिजीम, क्या बोला मैंने? न्यू टैक्स रिजीम, ये नया कॉन्सेप्ट आया है। तो एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है, ठीक है। एक यहां आएगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ एनआरआई। क्या बोलते हैं बच्चों? असेसमेंट ऑफ एनआरआई। एक आएगा यहीं मैट और यहीं क्या आएगा? एएमटी। क्या बोल रहा हूं मैं? एएमटी। तो बेसिकली ये तीनों चैप्टर हमने कहाँ कवर कर लिए? पार्ट 2 में। बट उनके अगर सेक्शंस पढ़ोगे तो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे मैट का सेक्शन है 115 जेबी, कौन सा बच्चों? 115 जेबी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आप पढ़ोगे यहाँ पे एक डिविडेंड के बारे में। क्या पढ़ोगे बच्चों? डिविडेंड 115 ओ। एक पढ़ोगे बायबैक। किसके बारे में बच्चों? बायबैक। तो एक डिविडेंड के बारे में और बायबैक के बारे में पढ़ोगे। एक पढ़ोगे बच्चों आप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स, उनकी इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। एक आता है बच्चों म्यूचुअल फंड, एक आता है बिजनेस ट्रस्ट। क्या आता है बच्चों? एक आता है बच्चों म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट। एक आता है कौन सा? इन्वेस्टमेंट फंड। क्या आता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट फंड। और एक आता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, कौन सा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। बच्चों ये चारों म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? म्यूचुअल फंड। तो बताइए ये सारे क्या है? चैप्टर्स है। और एक आता है क्या? टनेज स्कीम। कौन सी स्कीम बच्चों? टनेज स्कीम। दिस इज द बच्चों दिखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों ये इजी पार्ट है और इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव पक्का आता है। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव पक्का आता है। डिविडेंड में से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बाकी पार्ट में से मैट और एएमटी तो उधर आ ही गया और छोटे छोटे चैप्टर्स है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या है? ज़्यादा है। तो हर अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों बने हुए हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? देखो बच्चों, इनकम टैक्स होता है ना, उसमें दो प्रकार की रेट होती है, एक नॉर्मल रेट और एक स्पेशल रेट। ऐसी रेट जो बजट में दी होती है उसको तो बोलते हैं नॉर्मल रेट, और ऐसी रेट जिनके लिए लॉ में क्या बना हुआ है? सेक्शन, उनको क्या बोलते हैं? स्पेशल रेट। तो बच्चों हमारी कौन कौन सी इनकम होती है? देखो आपने अगर इंटर में पढ़ा होगा, जो सैलरी की इनकम होती है, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, और जो कौन सी इनकम होती है? B&P, ठीक है। इन पर हमेशा कौन सी रेट लगती है? नॉर्मल रेट, अगर आपको याद हो। अदर सोर्स के अंदर अगर आपकी लॉटरी इनकम हो गई, कौन सी बच्चों? लॉटरी इनकम हो गई, या आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम है, उस पर तो लगता था 115 BB और रेट लगती थी 30, और अनडिस्क्लोज इनकम पे 115 BBE और रेट लगती थी 60%। तो एक होता था, फिर 25% सरचार्ज होकर 4% टैक्स लगकर इफेक्टिव रेट 78% हो जाती थी। और जो बाकी अदर सोर्स की इनकम होती है उस पर नॉर्मल रेट लगती थी, अगर आपको इंटर की बात याद हो तो। इनकम टैक्स में दो प्रकार की रेट होती है, कौन कौन सी बच्चों? एक तो कौन सी? नॉर्मल, और एक क्या? स्पेशल। आपको पता है कैपिटल गेन जो होता था ना, कैपिटल गेन, उसमें दुनिया भर की माथा बची थी। कैपिटल गेन में क्या होता था बच्चों? एक होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक क्या होता था बच्चों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। किस पर? एनी एसेट्स, एनी कैपिटल एसेट्स, और एक इक्विटी शेयर। क्या बच्चों? जिस पर क्या लगाओ? खरीदते समय और बेचते समय क्या लगाओ? STT। मतलब इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिके हो। कहाँ बिके हो? अगर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिके तो इधर आ जाओगे, है ना। तो बताओ यहाँ पे सेक्शन 112 लगता था, रेट लगती थी 20, और यहाँ लगता था नॉर्मल रेट, अगर आपको याद हो। और अगर इक्विटी शेयर पे खरीदते समय और बेचते समय क्या लगता था? STT। तो लॉन्ग होने पे सेक्शन 112A लगता था, रेट लगती थी 10, और शॉर्ट होने पे 111A लगता था, रेट लगती थी 15, अगर आपको याद हो तो बच्चों। याद है क्या? भूल गए यहाँ पे। तो बताओ इनकम टैक्स के अंदर ऐसे दो प्रकार की रेट होती है, कौन सी? नॉर्मल और क्या? स्पेशल। ऐसी रेट जिनके लिए बजट में लिखा हुआ है उसको तो बोलते हैं नॉर्मल रेट,
और ऐसी रेट जिनके लिए सेक्शन बना हुआ है उनको बोलते हैं स्पेशल रेट। बच्चों जब मैं आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वहाँ नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट वाली इनकम दूंगा और वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा कि कैसे टैक्स निकालते हैं, बट पता होना चाहिए, है ना। अच्छा बताओ कैपिटल गेन के बारे में लॉ में क्या बना हुआ बताओ। अगर इक्विटी शेयर पे खरीदते समय बेचते समय सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा है तो क्या होगा, और किसी भी कैपिटल एसेट को आप बेचोगे चाहे गोल्ड, जमीन, सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचे, लॉन्ग हुआ तो 20, शॉर्ट हुआ तो नॉर्मल रेट, यहाँ पे 112A 10 और 111A 15 ये लगता है। इसका मतलब बच्चों ये कहाँ आ रहा है, ये सेक्शन कहाँ आ रहा है, ये सेक्शन कहाँ आ रहे हैं बच्चों, 111A 112 115 डबल बी सब दिख रहे हैं आपको, कहाँ आ रहे हैं ये, बोलो बोलो बच्चों, आ रहे नहीं आ रहे यहाँ पे। इसका मतलब ये सारे सेक्शन 111A दिख रहा है आपको, कौन सा 111A 112A दिख रहा है, ठीक है। ये लॉ अब देखो, अब ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर इक्विटी शेयर बेचे स्टॉक एक्सचेंज में, कहाँ बेचे बच्चों, स्टॉक, तो रेट लगेगी कितनी 15%, शॉर्ट हुआ तो, और लॉन्ग हुआ तो 10%। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो रेट क्या होगी 20, रेट क्या होगी 20। ये बोलता है अगर लॉटरी इनकम हो गई, कौन सी इनकम बच्चों, तो बताओ 115 डबल बी, क्या बोला मैंने 115 डबल बी, रेट क्या होगी 30%। बच्चों जब मैं आपको ट्रस्ट का असेसमेंट पढ़ाऊंगा, कौन सा ट्रस्ट, वहां पे दो प्रकार के ट्रस्ट होते हैं, एक तो चैरिटेबल और रिलीजियस। अगर ट्रस्ट चैरिटेबल है, क्या है बच्चों, और उसको अननोन डोनेशन मिलता है, क्या बोला, मतलब अननोन लोगों से मिलता है, तो बताओ उस अननोन डोनेशन पे टैक्स रेट क्या होगी 30। वैसे तो ट्रस्ट की इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है, लेकिन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को अननोन ट्रस्ट से क्या मिलता है, डोनेशन अननोन लोगों से, तो बताइए उस पर क्या लगेगी 30%। बच्चों ये सेक्शन अगर आपको याद हो तो इंटर में पढ़ा था, अगर किसी इंडियन कंपनी के पास फॉरेन कंपनी के 26% से ज़्यादा शेयर है, अगर किसी इंडियन कंपनी के पास फॉरेन कंपनी के 26% से ज़्यादा शेयर है और उस फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है, तो उस डिविडेंड इनकम पे 15% की रेट से क्या लगता है, टैक्स लगता है। ये इसको बोलते थे स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। मनीषा याद है क्या इंटर में, मनीषा, यस सर, है ना। तो ये सारे सेक्शन थे जो तुमने कुछ तो इंटर में पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे। 115 डबल बी, अगर आपको कोई अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना, जो आपने गवर्नमेंट को बताई नहीं, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, तो ऐसी इनकम पे बेसिक रेट तो 60 होती है, कुल मिला के 78% की रेट से क्या लगता है, टैक्स। बच्चों ये 115 डबल बी एफ और डबल बी जी। अगर आपको पेटेंट की इनकम होती है, क्या होती है बच्चों, पेटेंट, और इस सेक्शन की कंडीशन अगर आप पूरा कर देते हो तो बताओ रेट होती है कितनी, 10%। एक कार्बन क्रेडिट होती है, कार्बन क्रेडिट समझाऊंगा जब बीएनपी पढ़ाऊंगा क्या होती है। तो अगर किसी आदमी को कार्बन क्रेडिट सेल करने पे इनकम होती है, कार्बन क्रेडिट क्या सेल करने पे इनकम होती है, तो बताओ रेट क्या होती है, 10%। बच्चों इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव। तो देखो जो मैंने बोला ना, ध्यान रखना, 95% चीज वही है जो मैं बता रहा हूँ, बस बताऊंगा होती क्या है, क्या होती है ऐसे बताएंगे, कंडीशन बताऊंगा। ये क्या है, स्पेशल रेट, क्या है बच्चों, स्पेशल रेट। क्या क्या नाम हुआ जल्दी से बताओ, क्या क्या नाम हुआ, इक्विटी शेयर, एसटीटी लेवी, शॉर्ट टर्म 10%, एनी लॉन्ग टर्म 20%। इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिके, लॉन्ग हुआ तो रेट क्या लगेगी 10। लॉटरी इनकम में रेट क्या होती है 30। लॉटरी इनकम में क्या होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट को अननोन डोनेशन मिला तो रेट क्या होती है 30। इंडियन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, रेट क्या होती है 15। अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स रेट क्या होती है 60 प्लस 78 होती है इफेक्टिव रेट। पेटेंट पे रॉयल्टी मिली, रेट क्या होती है 10। और 115 डब्ल्यूजी क्या है, कार्बन क्रेडिट, क्या बोला मैंने, रेट क्या होती है 10। बच्चों ध्यान रखना ओवरव्यू से ही, अगर मैं आपको अभी पेपर सॉल्व कराने बैठ जाऊं तो आपके 2-4 नंबर तो यहीं आ गए, क्योंकि आपसे पूछता बताओ कार्बन क्रेडिट पे रेट क्या होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बन क्रेडिट पे रेट क्या होती है। आगे की बात समझ में, आगे बात समझ में। तो एक बार आप पार्ट 4 का ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाया, या एक एक लिखते जाओ आप। पार्ट 4 में कितने पार्ट है, 1 2 और 5। लिखो, ए लिखो, ये सारे सेक्शन लाइन वाइज लिखो।
सर डिविडेंड का आगे क्या लिखा हुआ है? 115 डबल बी डी 115 ओ 115 ओ इनके नाम भी लिखते जाओ। 111 में क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर सोल्ड इन आरएससी, सोल्ड इन आरएससी, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन। बताओ रेट क्या लगेगी? 50। 112 एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रेट क्या लगेगी? 20। 112 ए इक्विटी शेयर सोल्ड इन आरएससी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। 4 हो गए। बोलो मेरे साथ बोलो। 111 ये क्या है? इक्विटी शेयर सोल्ड इन आरएससी शॉर्ट टर्म, रेट क्या है? 15। एनी लॉन्ग टर्म पे 112, रेट क्या है? 20। और एनी लॉन्ग टर्म एसटीडी लेवी इक्विटी शेयर 10%। लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम इसको 115 डबल बी, लॉटरी इनकम टैक्स रेट 30%। 115 डबल बी सी अननोन डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, अननोन डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, अननोन डोनेशन टू क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट, रेट क्या है? 30। 115 डबल बी डी डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी टू इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम क्या? टू इंडियन कंपनी, रेट क्या होती है? 15। टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम, टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम ऐसे लिखना 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% क्या? सेस। तो इफेक्टिव रेट होती है 78%। इफेक्टिव रेट क्या होती है? 78। रॉयल्टी ऑन पेटेंट, रॉयल्टी ऑन पेटेंट रॉयल्टी ऑन क्या? पेटेंट कितना? 10%। रॉयल्टी ओ क्या? इनकम ऑफ कार्बन क्रेडिट, इनकम फ्रॉम कार्बन क्रेडिट, रेट क्या होती है? 10%। समझ गए बच्चों? तो पार्ट 4 में हम क्या पढ़ते हैं? ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पे स्पेशल रेट लगती है? क्या लगती है? स्पेशल रेट। सबसे छोटा पार्ट है ये, सबसे छोटा पार्ट। ओके। आजकल आया न्यू टैक्स सिस्टम। क्या बोला मैंने? अब लिखो बी, न्यू टैक्स सिस्टम, न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं इसको, न्यू टैक्स रिजीम। देखो है ना, एक सेक्शन कौन सा है? 115 बी डबल ए। एक सेक्शन कौन सा है? 115 कौन सा? बी ए बी। एक सेक्शन कौन सा है? बी ए सी। और एक सेक्शन कौन सा है? बी ए डी। ठीक है। ये अप्लाई होता है किस पे? एनी कंपनी। किस पे अप्लाई होता है? इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये अप्लाई होता है किस पे?
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये अप्लाई होता है किस पे, इंडिविजुअल और एचयूएफ, और ये अप्लाई होता है कोऑपरेटिव क्या, सोसाइटी, किस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 4 सेक्शन कौन कौन से, BAA, BAB, BAC और कौन सा, BAD। क्या बोला बच्चे मैंने, BAA, BAB, BAC और कौन सा, BAD। बच्चों सरकार ने जब इंडस्ट्री को बुलाया कि आप एम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट नहीं करते, तो सरकार का ये कहना था, वो कंपनीज का ये कहना था कि इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है 30%, और ऐसी कंपनीज का 2 साल पहले का टर्नओवर अगर 400 करोड़ से कम होता था तो उन पे रेट होती थी 25%। तो कंपनी पे 2 टैक्स रेट होती थी, कौन कौन सी, 30 और कौन सी, 25। बताओ कंपनी पे 2 टैक्स रेट है, कौन कौन सी, 30 और कौन सा, 25। तो इंडस्ट्री का कहना था कि रेट बहुत ज़्यादा है, तो सरकार कहती है कि यार रेट कैसे ज़्यादा है, आप केवल रेट देख रहे हैं, हम आपने मान लो 200 करोड़ रुपए की सेल की, हम क्या 200 करोड़ पे थोड़ी छठी लगाते हैं, हम पहले आपके जो रियल खर्चे होते हैं, मान लो 100 करोड़ रुपए के खर्चे होते हैं, वो वहां से माइनस करवाते हैं। बोलो, वो वहां से क्या करवाते हैं, बोलो, माइनस करवाते नहीं करवाते, वो हम माइनस करवाते हैं। माइनस करवाने के बाद हम आपको दुनिया भर के बेनिफिट देते हैं 10AA का। अगर आपने सेज में फैक्ट्री लगाई तो तुम्हारा प्रॉफिट 5 साल तक 100% एग्जाम, नेक्स्ट 5 साल तक 50% एग्जाम, वो भी हम तुमको बेनिफिट देते हैं। हम तुमको सेक्शन 35AD, सेक्शन कौन सा, आपको BNP में याद होगा, वैसे तो कैपिटल खर्चों पे डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन जो 35AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं हम आपको 100% डिडक्शन अलाउड कर देते हैं कैपिटल खर्चों का भी, वो भी हम तुमको बेनिफिट देते हैं। फाइनल में तुम पढ़ोगे ATIA वगैरह, ATIA से लेके ऐसे ATI, IBA ऐसे सेक्शन है, इसमें हम तुमको दुनिया भर के क्या देते हैं, मतलब आपका प्रॉफिट 10 सालों तक एग्जाम, आपका प्रॉफिट 15 सालों तक एग्जाम, ऐसे यहाँ सेक्शंस है। वो सब देने के बाद हम आप पे क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम 200 करोड़ पे 30 लगा दे या 100 पे लगा दे, हम आपको दुनिया भर के क्या देते हैं। तो सरकार ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी कि हमने आपको बेनिफिट देते हैं, इंडस्ट्री मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार ने कहा एक काम करो, तुमको लगता है ना, क्या लगता है कि ये बेनिफिट को इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एक काम करो, हम आपको चॉइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, चॉइस। या तो बेनिफिट लेना चाहते हो तो रेट लगेगी क्या, बेनिफिट लेना चाहते हो तो रेट लगेगी 25 या 30, और अगर बेनिफिट लेना नहीं चाहते हो तो हम आप पे रेट लगा देंगे कौन सी, 22। तो बताओ विदाउट बेनिफिट 30-25 तो बहुत रेयर लगती है, तो आप तो क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आप बेनिफिट क्या लेना चाहते हो तो रेट क्या लगेगी 30%, और विदाउट बेनिफिट, क्या बोला मैंने, विदाउट बेनिफिट, बताओ रेट क्या लगेगी 22। चॉइस तुम्हारी है, चॉइस क्या है, तुम्हारी है। अब ये अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, क्या अप्लाई होता है, यहां ये सेक्शन कंडीशन पूरी करने में अप्लाई होता है। मतलब ये सेक्शन नॉर्मल नहीं है, इसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस पीरियड के अंदर ही आपने फैक्ट्री लगाई है, यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं किसी पीरियड में लगा लो, इस पीरियड के अंदर ही आपने फैक्ट्री लगाई है। तो सरकार ने क्या बोला, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो रेट लगेगी क्या 30, और अगर आप विदाउट बेनिफिट चाहते हो, क्या बोला मैंने, विदाउट बेनिफिट चाहते हो तो रेट लगेगी 15%। इतना कम रेट, इतनी कम रेट, बट ये फैसिलिटी किस पे अवेलेबल है, बट आपको फिर बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, आपको ये कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, जो आप चाह रहे हो ना, हम आपको ये कोई बेनिफिट नहीं देंगे। बात समझ में आएगी क्या बोला मैंने, ये बेनिफिट आपको नहीं देंगे। बताओ क्या सेक्शन है, जल्दी से बताओ, बताओ। एनी कंपनी पे BAA आया, अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हो तो हम रेट आप पे जो नॉर्मल रेट होती है कंपनी की वो लगाएंगे, और अगर आप बेनिफिट नहीं लेना तो हम रेट क्या लगा देंगे 22%। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एक डेट दे रखी है गवर्नमेंट ने, अगर इस पीरियड के अंदर इंडिया में स्टैब्लिश हुई है तो विद बेनिफिट तो रेट 30 लगेगी, और विदाउट बेनिफिट 15। बच्चों यही कारण है एप्पल, हिंदुस्तान लीवर, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आ रही है। क्यों आ रही है बच्चों, क्योंकि वो डेट खत्म होने वाली है, अभी आने वाली है 31 मार्च 23 के आसपास डेट आ रही है वो,
क्योंकि वो डेट आने के बाद फिर आप पे यही सेक्शन लगेगा, ना कि ये वाला। तो इंडिया में टैक्स रेट क्या कर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, मात्र कितनी 15%। बताइए इसलिए इंडिया में इन दिनों में हैवी क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सरकार हो सकती है इस डेट को बढ़ा दे, लेकिन अभी कुछ ऐसी बढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर आपने इस रेंज के अंदर इस डेट तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा दी तो विदाउट बेनिफिट हम आपके रेट क्या लगाएंगे 15। बच्चों ये तो दोनों प्रोविजन किस पे अप्लाई हो रहे हैं, कंपनी पे। आज हम भी है, आज जैसे मैं हूं, मैं सरकार को क्या बोलता हूं कि सरकार आपने मेरे पे 20 लाख रुपए पे टैक्स लगा दिया, क्या लगा दिया 20। सरकार बोलती है ऐसे तो टैक्स लगाते हैं, हम आपको HRA की एग्जम्पशन देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का बेनिफिट ले लेते हो लॉस का, सेट ऑफ का, हम आपको ATC का क्या देते हैं डिडक्शन, हम आपको दुनिया भर के क्या देते हैं। उसके बाद जो टैक्स लगाते हैं फिर लगाते हैं 5, 20, 30। तो सरकार ने कहा तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, एक काम करो बेनिफिट छोड़ दो, हम आपकी रेट क्या कर देते हैं 5, 10, 15, कितना 20, 25, 30। बट ये रेट तभी कम होगी जब आपने बेनिफिट छोड़ दिए। तो बताओ ये सेक्शन किस पे लगता है, इंडिविजुअल HO। तो आज हम इंडिविजुअल HO के बाद 2 चॉइस है, विद बेनिफिट 5, 20, 30, क्या बोला मैंने, और विदाउट बेनिफिट 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसी बातें यहां लिखी हुई है। और ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या बोला मैंने, उस पर भी ये लॉजिक। सरकार कहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी हम तुमको ATP में बहुत सारा बेनिफिट देते हैं, बहुत चीजें लेस कर देते हैं, तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, छोड़ दो बेनिफिट, हम आपकी रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आप समझे क्या बोल रहा हूं यहां पे। बताओ न्यू टैक्स रिजीम, इसमें कंपल्सरी यही होगा, चॉइस है। तो बताओ ये सेक्शनों की थीम क्या है, विद बेनिफिट तो ओरिजिनल रेट, और विदाउट बेनिफिट रेट क्या हो जाएगी कम। आपको लगता है कि आपकी कंपनी पे जिस तरह से सूटेबल है वो आप ले लो, और एक बार अगर ले लोगे तो फिर दोबारा नई स्कीम में, पुरानी स्कीम में नहीं जा सकते। ये भी साथ बोल दिया, ऐसा नहीं कि मन मर्जी कर लो। आगे बात समझ, ऑनलाइन बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, ऑनलाइन। यस सर। तो बताओ ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बताओ। ये तो है कि इनकम टैक्स में कुछ इनकम होती है इसमें स्पेशल रेट लगती है, और ये क्या है बच्चों, न्यू टैक्स रिजीम। क्या है न्यू टैक्स रिजीम, विद बेनिफिट तो वही रेट लगेगी जो पुरानी थी, और अगर विदाउट बेनिफिट तो सरकार ने रेट क्या कर दिए कम। चॉइस है, आपको जैसा करना है वो ले लो आप। समझ गए बच्चे बात को यहाँ पे। तो ये किस पे अप्लाई होता है, एनी कंपनी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये किस पे अप्लाई होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये किस पे अप्लाई होता है, और ये कॉर्पोरेट। देख लो बच्चों, एनी कंपनी, BAA लिखो, एनी कंपनी। लिख लिया, कौन सा BAB लिखो, कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बोलो लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे BSc में, इंडिविजुअल और HUF। और वो किस पे अप्लाई होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और रेट लगेगी 20। क्या लगेगी बच्चों, 20। तो यहां पे तो क्या है रेट कितनी हो जाएगी, नहीं यहां BAA लगा दो 20, यहां नहीं यहां 22 है, यहाँ कितनी है 15, या वो 5, 10, 20, 30 है ना, और यहाँ क्या है 20%। बच्चों एक बार बताओ क्या है DT और द DT क्या है DT, इंटर, इन सबका असेसमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जिसकी दुनिया बिल्कुल क्या है अलग है ना। और अब क्या बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, ये वाला, ये क्या है स्पेशल रेट, ये क्या है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स बताओ, जब BAA लगता है
एनी कंपनी इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग बाइस डेडिकेटली। तो बताओ अगर आप इस सेक्शन की कंडीशन पूरी कर देते हो तो यहाँ जाना पसंद करोगे या यहीं करेंगे? 15 बीएससी में 5 5 10 15 20 25 30 और बीएडी कॉपरेटिव। बट रेट कम करवाने के लिए फिर बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, चॉइस है आपके पास। अब इसका लिखो सी पार्ट 4 में सी, असेसमेंट ऑफ एनआरआई। असेसमेंट ऑफ क्या? एनआरआई, ठीक है। असेसमेंट ऑफ कंपनी, जिसको मैड बोलते हैं, इसी में लिखो, डी मत लिखो। सी के अंदर क्या क्या आएंगे? सी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे? असेसमेंट ऑफ एनआरआई, असेसमेंट ऑफ क्या? कंपनी, जिसको मैड बोलते हैं, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बच्चों ये वाला पार्ट क्या यहां पढ़ेंगे? हम ऑलरेडी पार्ट 2 में पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी पार्ट 2 में। इसको यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इन टॉपिक्स को कहां कवर कर रखा है? पार्ट 2 में। ओके, तो उसके बाद बच्चों तो हमारे नोट्स आपको 3 तरीके 4 5 तरीके से मिलेंगे। कितने तरीके से? 5। पहले पार्ट के कौन से नोट्स मिलेंगे आपको? इंटर 12 असेसमेंट, कितने? तीसरा ये सारे चैप्टर, और चौथा ये मॉड्यूल। ऐसे 4 मॉड्यूल मिलेंगे आप। समझ गए बच्चे बात को क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इसमें मिलेगा या पार्ट 2 में ऑलरेडी होगा? पार्ट 2 में। इसके अलावा अब लिखो इसका डी पार्ट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम एंड बायबैक ऑफ टैक्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ क्या? शेयर्स, ठीक है। कौन सा पार्ट? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और क्या? ई पार्ट। ई पार्ट, इसमें लिखो। अब आपको म्यूचुअल फंड से इनकम होती है बच्चों, ये कुछ नाम है। आपको म्यूचुअल फंड से इनकम होती है, आपको सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इनकम होती है, आपको इन्वेस्टमेंट फंड से इनकम होती है, आपको बिजनेस ट्रस्ट से इनकम होती है। क्या होते हैं बताएंगे आपको। तो लिखो इनकम फ्रॉम क्या? म्यूचुअल फंड, इनकम ऑफ क्या? म्यूचुअल फंड, ठीक है। इनकम ऑफ क्या? म्यूचुअल फंड, और क्या? बिजनेस ट्रस्ट, और क्या? इन्वेस्टमेंट फंड, और एक क्या? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो इनकम ऑफ कौन कौन से? म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब देखो लास्ट कौन सा पार्ट? F, टनेज स्कीम। क्या बच्चे बोलो? टनेज, टनेज स्कीम। ये शिपिंग कंपनी पे अप्लाई होता है किसी बच्चों? लिख दो बच्चों, शिपिंग कंपनी टन के हिसाब से टैक्स देती है। किसके? टन के हिसाब से इनकम निकालते हैं शिपिंग कंपनी में। चलो बच्चों, फाइनली ये क्या हो गया हमारा? ये सारे क्या हैं? चैप्टर्स है। इसलिए डीटी और सीएफआर, क्या बोला मैंने? फर्स्ट ग्रुप में डीटी बहुत लेंथी सब्जेक्ट है बच्चों, और सेकंड ग्रुप में क्या? सीएफआर। बहुत सारे चैप्टर्स है, 300 घंटे लग जाते हैं पढ़ाने में। किसको? डीटी और सीएफआर। एनी क्वेश्चन बच्चों? ठीक है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे बच्चों?
अब आपका आज पहला काम क्या है, सेक्शंस को क्या करना, लर्न। कल से मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, थ्योरी। तो पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रैक्टिकल, ठीक है। पर एक बार मुझे बताओ फटाफट, पार्ट 4 में क्या क्या चीजें आती है बताओ। कौन कौन सी ऐसी इनकम इस पे स्पेशल रेट लगती है, कौन कौन सी ऐसी इनकम इस पे स्पेशल रेट लगती है। न्यू टैक्स रिजीम, क्या होता है न्यू टैक्स रिजीम, बताओ क्या होती है न्यू टैक्स रिजीम। विदाउट बेनिफिट रेट कम कर देगी, विद बेनिफिट वही रेट रहेगी, चॉइस आपकी है। कौन कौन सी इनकम होती है स्पेशल लगती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, एसटीडी 15, एनी लॉन्ग टर्म 20, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, एसटीडी लेवी कितना 10, लॉटरी पे 30, चैरिटेबल ट्रस्ट को अननोन डोनेशन मिलेगा तो 30, स्पेसिफाइड कंपनी से, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलेगा तो 15, अनडिस्क्लोज इनकम पे 78, रॉयल्टी ऑन पेटेंट 10, कार्बन क्रेडिट पे कितना 10, 115 BAA कंपनी 22%, BAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 15%, BAC 5, 10, 15, 20, 25, 30 और BAD कॉर्पोरेट सोसाइटी कितना 20%। 3 असेसमेंट कौन कौन से, NRI, मैट और AMT, ये पार्ट 2 में देख लेंगे। डिविडेंड इनकम अगर तुम्हारे हाथ में है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर बायबैक होता है, जैसे अभी TCS ने बायबैक किया था, जैसे मैंने 3400 रुपये में शेयर खरीदे और TCS ने मान लो 4400 रुपये में बायबैक किए, तो मुझे जो 1000 रुपये का फायदा हुआ उस पर कौन टैक्स देगा, TCS देगी या मैं दूंगा, बायबैक। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, आपने बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाया है, आपने इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाया है, आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पैसा लगाया है, उसका क्या होगा, कौन टैक्स देगा, कौन टैक्स नहीं देगा। ये 4 चैप्टर ये है, छोटे छोटे चैप्टर्स है बच्चों, लेकिन टाइम जरूर लगता है। इसका वेटेज हम मानते हैं 10 से 15, कितना बच्चों, 10 से 15, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के आते ही आते हैं। ये तो आप देखना अभी मेरे ओवरव्यू के अंदर ही, अगर मैं आपको पेपर सॉल्व कराने लग जाऊँ तो आपके 3-4 नंबर तो यहीं आ जाएंगे। समझिए क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। इसका वेटेज हम मानते हैं 10 से 15। तो बताइए पूरा प्रैक्टिकल का मैंने आपको क्या दे दिया, ओवरव्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। बताओ कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, मकसद क्या है, बोलो। टैक्स निकालना, टैक्स निकालना, इनकम निकालना, इनकम निकालना और टैक्स निकालना, इनकम और टैक्स, इनकम और टैक्स। मकसद क्या है, टैक्स निकालना और इनकम निकालना। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूँ। ऑनलाइन समझ में आ गई क्या बात, ऑनलाइन। यस सर। तो अब मुझे बताओ क्या डीटी का तुमको ओवरव्यू समझ में आ गया क्या, प्रैक्टिकल पार्ट का। बताओ कैसे कैसे है। 1 to 89, 90 to 102, 110 से क्या 115 और 116 से लेके क्या, सॉरी उसके अलावा सारे क्या, एक बार अगर यहीं लिख दूं मैं, एक बार सेक्शन लिख ले एक बार। 116 से लेके क्या 298, मेरे 5 मॉड्यूल होते हैं। हाँ 109, मेरे 5 मॉड्यूल होते हैं, 5 प्रैक्टिकल। एक मॉड्यूल इसका होता है, एक मॉड्यूल इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है और एक किसका होता है। जब ये पढ़ा दूंगा तो सारे क्या असेसमेंट, सारे क्या असेसमेंट। 11 चैप्टर यहाँ हैं, 12 चैप्टर यहाँ हैं, 11 और 12 23, 7 चैप्टर यहाँ हैं, 30 चैप्टर्स। और इधर अगर देखा जाए तो ये सब चैप्टर ही तो है, बट ठीक है एक एक पेज के चैप्टर है, सब इंडिपेंडेंट है। ये सारे के सारे ये तो कैपिटल गेन में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, 2 12, 17 चैप्टर यहाँ पे, 18 चैप्टर यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब थ्योरी क्या बोलती है, क्या बोला मैंने, थ्योरी। तो ये हो गया प्रैक्टिकल। इन सब का मकसद तो एक ही है, क्या, टोटल इनकम निकालना और क्या निकालना, टैक्स। अब तुमने सही काम किया या नहीं किया, क्या बोला मैंने, तुमने ये सही काम किया या नहीं किया, उसकी क्या करना, कंट्रोल और क्या, चेक और क्या, एक्शन। और एक्शन के खिलाफ क्या, अपील। क्या बोला मैंने, अपील। तो तुमने सब काम सही किया या नहीं किया, तो आगे वाला सेक्शन क्या है, सरकार आप पे क्या करती है, दुनिया भर के क्या करती है, कंट्रोल। दुनिया भर के चेकिंग सिस्टम लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं बच्चों, चेकिंग सिस्टम। बोलो क्या लेती है तुम पे, एक्शन भी लेती है। और तुम फिर एक्शन के खिलाफ कहां जाते हो, अपील में, क्योंकि तुम पे वो क्या लगाती है, पेनल्टी, जेल और क्या, इंटरेस्ट।
क्या बोला मैंने? तो सरकार तुम पे क्या करती है? ये सब कुछ काम तुमने सही किया या नहीं किया तो उसके लिए क्या करती है? कंट्रोल, चेक, एक्शन। एक्शन क्या? पेनल्टी, इंटरेस्ट और जेल। और तुम उसके खिलाफ कहां जाते हो? अपील। दीज आर द थ्योरेटिकल चैप्टर। क्या बोलते हो? दीज आर द थ्योरेटिकल चैप्टर। आप मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो अब ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसका मैं वेटेज मानता हूं। देखो, जो इंटर का पार्ट होता है कहां से? 1 से 89 और प्लस सारे क्या क्या बच्चों? असेसमेंट। एक होता है कौन सा? 90 से कौन सा? 109। 110 से क्या? और 116 से लेके क्या? 290। इनका वेटेज क्या है? इसका वेटेज होता है 20 नंबर के आसपास। कितना बच्चों? 20। मैक्स टू मैक्स। इसमें टीडीएस भी आ गया। इसका वेटेज होता है 15 नंबर मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? 15। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्स टू मैक्स। इसका होता है कितना? 30। और बाकी सारा क्या होता है? यहां का होता है। तो पेपर तुम्हारा 128 मार्क्स का आता है। क्या आता है बच्चों? 120। चॉइस भी तो आती है। तो सारा वेटेज यहां पे जाता है। तो 65 और ये इक्वल टू कितना? 60। तो इस तरह से बच्चों तुम्हारा पूरे एग्जाम में क्या होता है? वेटेज होता है। आई होप बात समझ में आ गई बच्चों को? यहाँ ठीक है। तो अब अपन वन बाय वन चलेंगे। और डीटी की क्लास मैं थोड़ी सी लंबी रखूंगा क्योंकि डीटी क्या है? एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो पहले मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ? थ्योरी। ठीक है। और जिन बच्चों के जून में एग्जाम है तो मैं उनसे और एक बार बात कर लूँगा क्यों मैं पहले थ्योरी करवा रहा हूँ। और फिर इधर तुम्हारा क्या है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में बच्चों मेरे पास मेरी प्रैक्टिकल पार्ट का बहुत अच्छा बेटर रिकॉर्डिंग है, बहुत डिटेल में रिकॉर्डिंग है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं लेट हो रहा हूँ तो वो प्रैक्टिकल पार्ट की मेरी रिकॉर्डिंग ले सकता है। लाइव तो सब चलेगा ही चलेगा। और थ्योरी पार्ट अपन बिल्कुल डिटेल में लेते हैं। तो क्योंकि थ्योरी में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं तो पहले अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? थ्योरेटिकल पार्ट। तो कल से क्या स्टार्ट करेंगे हम? थ्योरी पार्ट। और कल एक बार मैं सारे थ्योरी वाले चैप्टर्स का नाम बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा। हालांकि मैंने बता दिया कंट्रोल चेक एक्शन, कंट्रोल चेक एक्शन, लेकिन फिर हम थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों? यहाँ पे ओके। थैंक यू बच्चों।